नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हम बात करने वाले हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। हम देखेंगे कि उन्होंने बचपन संघर्ष के बचपन से निकल करके कैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस होते हैं और कैसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति को सुशोभित करते हैं। इनके बारे में हम जीवन जीवन पद्धति इन्होंने अपने जीवन में कैसे 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 संघर्ष किया, कैसे एक छोटे से मिडिल परिवार से निकला हुआ व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक जाता है। उनकी ईमानदारी और उनके लगन, उनके परिश्रम के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो देर ना करते हुए उनकी हम जीवन परिचय देखते हैं। बचपन और संघर्ष की बात करेंगे तो जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम जो तमिलनाडु सबसे भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य है वहाँ पे होता है। एक गरीब मुस्लिम परिवार में होता है। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव चलाकर यात्रियों को समुद्र में एक एक एरिया से दूसरे एरिया ले जाते हैं। उनके माँ का नाम यशम्मा जो घर संभालती थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर था। घर में ना बिजली थी और ना अच्छे संसाधन थे। घर में बिजली नहीं थी, साधारण झोपड़ी थी, खाने के लिए सीमित भोजन ही मिलता था। लेकिन वो कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम गरीब ज़रूर थे लेकिन हमारे घर में सम्मान, सादगी और ईमानदारी का माहौल था। मतलब किसी भी प्रकार प्रकार से उनके परिवार में, माता-पिता में, उनके भाई-बहनों के बीच में किसी भी तरह से बेईमानी नहीं था। सभी सम्मानपूर्वक खाते थे। वो उनके पिता का सिद्धांत था कि जितना तुम्हें ज़रूरत है, यदि तुम्हें उतना हासिल है और यदि तुम्हें उससे अधिक हासिल है तो किसी और काम आ जाए। ये उनके जीवन के सिद्धांत था। इस यही वजह रहा कि वो गरीब होने के बाद भी उनके घर में संतोष और सम्मान के साथ सादगीपूर्वक ईमानदारी से वो जीवन यापन कर रहे थे। शिक्षा-दीक्षा की बात करेंगे तो आर्थिक तंगी के कारण कलाम को बचपन से ही अखबार बाँटने का काम करना पड़ता था, ताकि वो अपनी स्कूल फीस भर सके। वे हर सुबह जल्दी उठकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और घरों तक पहुँचाते थे। फिर वो नहा-धोआ करके स्कूल को चले जाते थे। पढ़ाई में हमेशा तेज थे लेकिन संसाधनों का अभाव था। ना किताबें थी और ना ट्यूशन था और ना बिजली का कोई सुविधा था। उसके बाद भी पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ रहा था। कॉलेज और शुरुआती असफलताओं की बात करेंगे, कलाम ने स्कूल को किसी तरह पास किया, फिर कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक कर लेते हैं। भौतिकी मतलब फिजिक्स में स्नातक करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिश को लेकर के काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वो अपने जीवनी में लिखते हैं कि उनकी बड़ी बहन जो थी उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए थे उनकी फीस की अदायगी के लिए और तब वो कहते हैं कि मेरी बहन ने मेरे गहने बेच ने अपने गहने बेचे ताकि मैं इंजीनियर बन सकूँ। वह मेरे लिए सबसे बड़ा निवेश था, उससे बड़ा निवेश मेरे जीवन में नहीं है और उनके गहने ही मुझे इंजीनियर बनने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किए। इंजीनियरिंग करने के बाद वो नौ नौकरी के लिए तलाश करते हैं, इधर-उधर बहुत सारे भटकते हैं। कॉलेज के बाद जब कलाम भारतीय वायुसेना जो एयर फ़ोर्स बोलते हैं, एयर फ़ोर्स में पायलट बनने के लिए एक बार एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू दिए, लेकिन उसमें 8 सीटें थी, 8 सीटों में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 9वें नंबर में वो व्यक्ति थे। उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता है कि देहरादून से हम वापस कैसे जाएँ, ऋषिकेश से वापस कैसे जाएँ। सिलेक्शन नहीं होने के बाद उनका मन बैठ जाता है और वहीं पर बैठ कर के सोचने लगते हैं। तभी उन्हें एक संत से मुलाकात होती है। संत कहते हैं, "बेटा, भाग्य तुम्हारा उड़ान में नहीं, उड़ाने में है, इसलिए तुम मन को छोटा मत करो। तुम यहाँ से घर जाओ और उड़ाने के बारे में विचार करो।" यह बात जो है एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को बदल देता है, उनके दिल को छू लेता है कि हो ना हो वाक़ई में हमारे लिए उड़ान जो पायलट बनने के लिए आए थे, वो यदि मेरे लिए नहीं है, हो सकता है किसी और चीज़ के लिए मेरे जीवन का उद्देश्य होगा और तब से वो आकर के अपने जो है ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में लगाते हैं और बाद में वो भारत का मिसाइल मैन बन जाते हैं। मिसाइल मैन बनने के पीछे उनकी बहुत संघर्ष भरी कहानी रहती है। घर आते हैं, घर में उनके पिताजी उन्हें कहते हैं कि ठीक है अब आगे हो, तुम फेल हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लेटर घर में रखा हुआ है, ये लेटर देख लो। जब वो लेटर देखते हैं तो देखते हैं कि उन्हें देखते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। उसी समय डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है और डीआरडीओ उस समय भारत भर में रिक्वायरमेंट कर रहे थे वैसे लड़कों को जो ग्रेजुएशन फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया हो जिनका रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में अच्छा हो। 3 में से पढ़े लिखे तो थे ही और अच्छे डिवीज़न से पास कर रहे थे। तो इनका भी वो ऑल इंडिया जो
खोज प्रतियोगिता डीआरडीओ द्वारा की गई थी, उनमें इनका भी नाम आया हुआ था। तो उन्हीं के आधार पर इनके घर को एक चिट्ठी भेजा जाता है कि यदि आप इच्छुक हो डीआरडीओ में नौकरी करने के लिए, तो आप मेरे पते में आ जाओ। और ये फिर क्या, डीआरडीओ का चिट्ठी लिए और निकल पड़े दिल्ली को। कहते हैं ना कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है, तो 1000 रास्ते खोल देते हैं। इनके साथ भी वही होता है। ये गए थे पायलट बनने के लिए, अब पायलट नहीं बने, तो देखिए घर आते-आते ये विज्ञान विज्ञान और वैज्ञानिक के लिए डीआरडीओ को ऑप्शन मिलता है, डीआरडीओ निकल जाते हैं। डीआरडीओ दिल्ली जाते हैं, डीआरडीओ में कुछ कुछ दिनों तक वो असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। इनके ये युवा अवस्था था इनका, और ये बहुत ही लगन और ईमानदारी से जब काम करते थे, इनके जो सीनियर इंजीनियर लोग थे, सीनियर अ, साइंटिस्ट लोग थे, देख कर के प्रभावित होते थे और इनकी ऊर्जा को देश के अच्छे कामों में लगाने के लिए वो लोग भी तत्पर होते थे। यही वजह रहा कि 1958 में जब ये डीआरडीओ में असिस्टेंट इंजीनियर बन कर के जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ से उन्हें 1969 में, मतलब 58 में जाते हैं डीआरडीओ में, कुछ सालों के बाद 69 में उन्हें डीआरडीओ से बड़ा जो भारत के प्रक्षेपण यान के लिए विकसित है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भेज दिए जाते हैं। वहाँ जाकर कर के वो इंजीनियरिंग के रूप में काम करने लगते हैं। वहाँ जाकर के साइंटिस्ट के रूप में जब काम करने लगते हैं, तो फिर वहाँ से भी उन्हें बहुत सारे ये जो रॉकेट बनाते थे, तो रॉकेट में बहुत सारी समस्या आती थी। कभी रॉकेट फट जाता था, कभी लॉन्च होकर के कुछ दूर में जाकर के गिर जाता था। तो कभी, मतलब रॉकेट बनाना इनका मकसद था, लेकिन रॉकेट में जो कमियाँ होती थी, वो तो एक बार में पकड़ में आएगी नहीं। तो बहुत सारे रॉकेट को उन्होंने यूँ ही उनके जीवन काल में फटा, लॉन्च होते ही गिरा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी भी असफलता को अपनी कमजोरी नहीं समझा। उन्होंने हमेशा कहा कि असफलता हमें एक नई चीज़ सिखाती है, और यही वजह रहा कि हज़ार बार असफल होने के बाद भी वो व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, कभी पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं। और भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण या कार्यक्रम जो एसएलवी था, सैटेलाइट प्रक्षेपण उपग्रह व्हीकल्स 3 के प्रमुख बने और 1980 ईस्वी में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज ही दिया। और इस प्रकार हमारे भारत का स्वदेशी उपग्रह सबसे पहले रोहिणी उपग्रह हुआ, जो एपीजे अब्दुल कलाम के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि जब उन्होंने पहले परीक्षण के लिए जब वो पूरे उनकी सिस्टम तैयार था, उस समय सतीश रेड्डी, प्रोफेसर सतीश रेड्डी प्रोफेसर सतीश रेड्डी शायद था, तो मुझे पूरी तरह से कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। वैज्ञानिक के नाम शायद सतीश धवन थे उस समय। सतीश धवन उनके डायरेक्टर थे इसरो के। तो जब ये प्रोजेक्ट इनका फेल हो जाता है, तो प्रोजेक्ट फेल हो जाने के बाद इन्हें बहुत बुरा लगता है कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। तो उस स्थिति में सतीश धवन जो थे, उन्होंने पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं और कहते हैं कि प्रोग्राम का डायरेक्टर मैं कर रहा हूँ, इसके लिए सारी जिम्मेवारी मेरी होती है। और इस प्रकार वो जूनियर वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, उनकी असफलता छिपाई जाती है। लेकिन जब 1980 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो जाता है, तो वही सतीश धवन इन्हें आगे करते हैं, प्रमोट करते हैं और कहते हैं इस सफलता का श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम, युवा वैज्ञानिक जो आपके सामने, आप लोगों के सामने बैठा हुआ है, इनका योगदान है। इनके अथक प्रयासों से ये रोहिणी उपग्रह सफलता को प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक गुरु ने उनकी कमियों के समय उनकी कमियों को अपने सर पे ले लिया, और जब वो सफलता प्राप्त हुआ, तो उसी गुरु ने उस सफलता का श्रेय उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को दिया। इस प्रकार उन्होंने भारत के लिए बहुत ही अनमोल हीरा खोज निकाला था। और मिसाल कार्यक्रमों की आलोचना तो बहुत हो रही थी उस समय, क्योंकि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम थे जिसके बारे में उस समय के वैज्ञानिक भारत में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी भी मिसाइलें बनाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने असंभव कार्य को भी संभव करने का ठान लिया, और यही वजह था कि उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग, जिससे आप शॉर्ट में पटना लिखेंगे, PATNA, पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर आकाश, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग और ए फॉर अग्नि। अर्थात आप पटना लिखेंगे तो ये
पाँचों मिसाइल उस पटना में समाहित हो जाएगा, पटना में समाहित हो जाएगा। ये 5 मिसाइलों के खोजकर्ता यदि कोई थे, इन 5 मिसाइलों के प्रक्षेपण करने वाले कोई व्यक्ति थे, सफलतापूर्वक इसे भारत के रक्षा विभाग में समर्पित करने वाला कोई थे, तो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस उनके साथ ही उन्हें बहुत सारी बाधाओं, तो जब बड़े-बड़े काम कर रहे हैं तो राजनीतिक दबाव तो आएँगे ही, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं और जब फेल हो जाते हैं प्रोजेक्ट तो आर्थिक रूप से राजनीतिक दबाव बनता है। लेकिन उन्होंने राजनीतिक दबाव को झेलते हुए तकनीकी छोटी-छोटी जो कमियाँ थी उन सबको भी निकालते हुए फाइंड आउट करते हुए उन्होंने लास्ट में आके सफलता को प्राप्त कर लिया और अग्नि, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल नाग जैसे मिसाइल को भारत के रक्षा विभाग को सौंप करके उन्होंने भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बुक के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जैसे विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी अपनी आत्मकथा थी, बायोग्राफी थी। ये इसमें बताया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से लेकर वैज्ञानिक बनने तक की पूरी कहानी इस बुक में दी गई है। यह बुक जो है लाखों युवाओं को प्रेरणा का स्रोत है। इन इसमें उन्होंने लिखा है कि सपने वे नहीं जो हम सोते वक़्त देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये 2 वर्ड का 2 लाइन का कोट है, लेकिन बहुत ही मार्मिक कोट है। कहते हैं कि सपने वे नहीं जो हम सोते वक़्त देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मतलब अपने काम के प्रति इनकी जिज्ञासा, अपने काम के प्रति इनकी ललक को दिखाता है कि अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड रहते हैं। और नंबर 2 में देखेंगे यूनाइटेड माइंड्स 2002 में प्रकाशित हुई बुक थी। इसमें कलाम युवाओं से कहते हैं कि हर युवा देश को बदलने की शक्ति रखता है, अर्थात देश के युवा यदि अपने सही एनर्जी, सही ऊर्जा को सार्थक दिशा में लगाए, तो देश का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया 2020 ये विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम इंडिया 2020 1998 में आई। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन 2013 में आई। मिशन इंडिया 2005 में आई। इंस्पायरिंग थॉट्स 2007 में। इसमें अनमोल विचारों और उद्घोषों का वर्णन किया गया है। यह किताब छात्रों के जीवन को बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही अच्छे किताबों के श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थॉट चैलेंज 2012 में इनकी पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। आप इनमें से कोई भी एक बुक यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो विंग्स ऑफ फायर को आप एक बार देख सकते हैं। यूनाइटेड माइंड्स को देख सकते हैं कि एक साधारण सा बालक कैसे देश के इतिहास में अपना छवि छोड़ जाता है। राष्ट्रपति बनने की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के सफर में इन्होंने इनकी ईमानदारी, इनकी मेहनत और देशभक्ति के कारण 2007 में 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की है। 2002 से 2007 तक इन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खोल दिए। कहने का मतलब था कि वो राष्ट्रपति, स्टाम्प राष्ट्रपति कहलाना उन्हें पसंद नहीं था। यही वजह था कि वो राष्ट्रपति रहते हुए भी वो लेक्चरर देने हमेशा किसी न किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जाया करते थे और उन्हें अंतिम समय भी, जब उनका अंतिम वक्त था, अंतिम दिन था, तब भी वो 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। तभी मंच में अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं पे उनका निधन हो जाता है। उनकी वो तथ्य हमें हमें याद दिलाता है कि जब मैं मरूँ तो मुस्कुराते हुए मरूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को जी लिया है। इस प्रकार वो शिक्षा और प्रेरणा देते हुए अपने जीवन को समाप्त करते हैं। ऐसे थे हमारे देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके ना कोई पक्ष था, ना कोई विपक्ष था। दोनों पक्ष ने उन्हें समान रूप से सम्मानित किया था और उनके राजनीतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था। 1998 में राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में आप 1998 में आपने सुना होगा पोखरण पोखरण परमाणु परीक्षण होता है। वो परमाणु परीक्षण में यदि आप गूगल कीजिएगा, तो परमाणु परीक्षण में सबसे आगे टोपी लगाए हुए कोई व्यक्ति दिखाई देंगे, तो एपीजे अब्दुल कलाम और उनके कंधों में हाथ रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों दोनों ही महान व्यक्ति
जो देश को मिसाइल और परमाणु परीक्षण से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ऐसे महान विभूतियों को सादर नमन करते हैं और मिलते हैं अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण और निर्भीक और साहसी देश के होनहार और यादगार और इतिहासकार नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।